अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफे में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। जनाब, आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरी चैनल की जानिब से नई उम्मीद, नई किरण लेके नया साल हमारे साथ है। और आज 2024 का पहला दिन है, यानी कि 1 जनवरी 2024 हम आपके साथ मौजूद हैं। और बड़ी अच्छी बात होती है, इंसान जब किसी चीज़ का आगाज़ करता है तो बड़ी उम्मीदों के साथ करता है, मोहब्बतों के साथ करता है, प्यार के साथ करता है। मेरे पास भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपसे डिस्कस करने के लिए और कुछ अशार होते हैं जो आपके दिलों को छू जाते हैं। कुछ खुशियां कुछ आंसू देकर टाल गया, जीवन का एक और सुनहरी साल गया। तो ये ही हमारी ज़िंदगी की हकीकतें होती हैं कि एक साल आता है और एक गुजर जाता है, और फिर आने वाले सालों में जो चीज़ें हमारी रह गई होती हैं, जो हमारे अहदाफ रह गए होते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में कुछ रुकावटें होती हैं, हम उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं। जिन हर्डल से हम गुजर रहे होते हैं, वहाँ पर एक एक और किक लगाने की ज़रूरत होती है और मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो क्या आपने सोचा, या आपके घराने ने, या आपके इदारे ने, या आपकी शख्सियत ने, या आपके इर्द गिर्द के माहौल ने, कि आपने वो तमाम तरह अहदाफ हासिल किए जो आप 2023 में छोड़े गए थे? या उन अहदाफ को हासिल करने में आपको मुश्किलात थी, या उन अहदाफ को हासिल करने के लिए आपको क्या मेहनत करनी पड़ेगी? 2024 का आगाज हो चुका है, तो कौन सी ऐसी चीजें या कौन से ऐसे हर्डल्स हैं जिन्हें आपने हटाना है और आगे बढ़ना है और अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करनी है? ये एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग गोल्स होते हैं जिसको लेके आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन क्या सिर्फ गोल ही हासिल करना सब कुछ जरूरी होता है? गोल हासिल करने के लिए, उन रुकावटों को पार करने के लिए किन उसूलों और किन लाइंस के ऊपर चलना होता है, ये बड़ा जरूरी होता है। लेकिन बहरहाल 2023 गुजर गया, कामयाबियां, तरक्कियां, मोहब्बतें, प्यार हम आगे लेके आगे चलेंगे। लेकिन जो दुख तकलीफें हमें मिली, या माशी और माशरती लिहाज से हम जिन दलदलों में फंसे हुए थे, या हमारा मुल्क फंसा हुआ था, हम उम्मीद करते हैं कि 2024 में हम उनसे निकल पाएंगे। बात तो सारी सिर्फ ये होती है कि इस 2023 में हमने क्या खोया और 2024 में हम क्या पाएंगे। हम सबसे पहले अगर अपनी शख्सियत के हवाले से बात करें तो क्या हमने इसको दीनी लिहाज से, क्या हमने इसको तालीमी लिहाज से, क्या हमने इसको करियर के लिहाज से, क्या हमने इसको आखिरत के लिहाज से, क्या हमने इसको जिस्मानी लिहाज से इसको फुलफिल किया है? जब हम जिस्मानी लिहाज से बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो सेहत थी वो 2023 में कैसी थी। क्या हमने वर्जिश की, क्या हमने इसको बेहतर बनाने के लिए इसके ऊपर काम करना शुरू किया, मेहनत करनी शुरू की, अपनी शख्सियत में पॉजिटिव आंसर लाने के लिए, पॉजिटिव एलिमेंट के को उजागर करने के लिए क्या इसके ऊपर काम किया? क्या इर्द गिर्द के माहौल ने आपको तकलीफें दी तो आपने उससे कुछ सीखा? या आपकी शख्सियत का निखार होता है जो जाते वाले सालों में आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिए जाता है जिनसे आप एक्सपीरियंसेस से और जो आपकी ऑब्जर्वेशंस होती है उससे आप सबक सीखते हैं आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। इसी तरह से बिल्कुल अगर हम बात करें दीनी हवाले से, तो क्या आपने दीन की जानिब वो आपकी तवज्जो रही जो आपको, क्या आपने अपनी नमाजों की पाबंदी की? कभी कभार होता है इंसान नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन कोई एक छोटी सी आदत इस 2023 में दीन के हवाले से अपनाई, या सीरत तैयबा को देखते हुए कोई एक चीज़ अपनाई। करियर के हवाले से अगर बात करें तो क्या आपने अपने करियर के लिए, या अपने आपके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं या जो आपके स्किल्स हैं उसमें स्किल्स इंप्रूवमेंट में कोई काम किया जो आपकी ज़िंदगी को या आपकी शख्सियत को निखार सके? अगर ये सब कुछ नहीं किया तो जाने वाला हर साल बेकार की तरह जाता है और ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाती है। हमारा हर दिन, जिस दिन पे हम स्टार्ट करते हैं, जो दिन हम शुरू करते हैं, वो हम एक नई उम्मीद और नई किरण के साथ करते हैं। हम सिर्फ साल की ही बात क्यों करें? मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब आपका सुबह का आगाज़ होता है, अब आप ज़िंदगी शुरू करते हैं, अपना दिन शुरू करते हैं, तो रात को बड़े सुहाने आपके ख्वाब भी आ रहे होते हैं और बड़ी प्लानिंग हो रही होती है। लेकिन जब आप सुबह उठते हैं तो सब मलिया मेट हो जाता है। लेकिन उन ख्वाबों की तकमील के लिए आपको जिस वक्त से आप उठने हैं उस वक्त से आपको काम करना है, आपको अल्लाह के हुजूर अपनी हाजिरी देनी है, अल्लाह से बातचीत करनी है, अपने लिए तैयारी करनी है। जो भी आपको काम करने हैं, आपने अपने घर वालों के साथ गुड विशेस के साथ घर से निकलना है, मोहब्बतों के साथ, प्यार के साथ निकलना है, और उसी मोहब्बत और प्यार के साथ आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अपने कामों के लिए, अपने मकासद की तकमील के लिए। जिस जगह पे आप काम पे जा रहे हैं वहाँ पे अपने आप पॉजिटिव एटीट्यूड देना है, ताकि पॉजिटिव वाइब्स जो है वो इर्द गिर्द के जो कायनात का जर्रा जर्रा है वो आपकी शख्सियत का निखार बनता चला जाता है। तो जनाब, माशी लिहाज से हम किन मुश्किलात का शिकार रहे, किन परेशानियों का शिकार रहे, अहदाफ हमने मुकम्मल किए या नहीं किए, चाहे वो एड के लिहाज से हो, चाहे वो कर्ज़ों के लिहाज से हो, चाहे वो और किसी लिहाज से हो। कहा यह जा रहा था पिछले साल तक, जब मैं काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देख रही थी, तो 2023 इलेक्शन का साल कोई कह रहा था कि होगा, कोई कह रहा था कि नहीं होगा, लेकिन फाइनली 2023 गुजर गया और इलेक्शन का साल ना हुआ, और 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। अब इन इलेक्शन जब होंगे, अभी तक केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है और ये केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए बड़े
اچھا سال رہا کیونکہ انہیں اتنا ٹائم ملا ہے. اس سے پہلے کسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو اتنا ٹائم نہیں ملا جتنا ان کو ملا. انہوں نے اپنے اور ان کے اوپر کوئی قدغن بھی نہیں تھی کہ جی انہوں نے کچھ کرنا نہیں ہے, یہ صرف ایک سمبولک حکومت ہے جو آئی ہے, لیکن ان کو اختیارات دیے گئے کہ اگر یہ ملک کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو فری ہینڈ دیا گیا, جس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے, جس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں اور بہت اچھی چیزیں, اچھی باتیں یہ تھی کہ جو ہمارے آرمی چیف ہے اور جو ہماری آرمی ہے ان کی جانب سے ٹیک ڈاؤن کیا گیا, مہنگائی کے اوپر کیا گیا, ڈالرز کے اوپر کیا گیا, گولڈ پہ کیا گیا, اور اس کے نتیجے میں کافی حد تک جو قیمتیں تھیں وہ کمی کی جانب آئیں, ڈالر ریٹ کم ہوا اور پیسے جو روپیہ تھا اس کی قدر میں اضافہ ہوا. اور اسی طرح سے جو ہمارے قرضے تھے جو ہم نے آئی ایم ایف سے لیے ہوئے تھے ان کی اقساط ملنا شروع ہو گئی اور کسی حد تک معاشی طور پر کہیں نہ کہیں استحکام کا شکار ہوا ہے. لیکن نارملی لوگوں کا جو پرسیپشن ہے ان کے لیے مہنگائی ویسی ہی رہی, لیکن جو اندر خانے جو اسٹریٹجی ہوتی ہے, جو پلاننگ ہوتی ہے معاشی, وہ ہم لوگوں کو اتنی پتہ نہیں ہوتا. جو ہماری گورنمنٹ ہے جو جس طرح سے وہ ان چیزوں کو لے کے چل رہی ہوتی ہے. تو بہرحال معاشی اور معاشرتی لحاظ سے سال مشکل تھا, لیکن آگے والے سالوں میں 2024 کے لیے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اور ہمارے لوگوں کے لیے, ہمارے ملک کے لیے سال بہت بہترین ثابت ہوگا. اسی حوالے سے ہم آپ کا تعارف کرائیں گے ہمارے بہت ہی مہمان گرامی, بہت زبردست مہمان گرامی پینل ہمارا موجود ہے جو اچھی بات کرتے ہیں. اچھی بات سے مراد اچھی بات وہ نہیں جو انسانوں کو اچھی لگے یا لوگوں کو اچھی لگے, حقیقت اور ریالٹی پہ بات کرتے ہیں. آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا رموز ہے, کہاں ہم نے کیا کھویا اور ہم نے کیا پایا, ملک کی ترقی اور تکمیل کے لحاظ سے ہمیں کن چیزوں کے اوپر کام کرنا پڑے گا. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف شیخ جاوید صاحب. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ بہت شکریہ آپ کے آنے کا. ساتھ ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہے راؤ عمران صاحب. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت سے؟ ہمارے پروگرامز میں آپ لوگ آتے رہتے ہیں اور آپ دیکھتے بھی ہیں کہ ہم کن کن رموز پہ, کن کن امور پہ بات کرتے ہیں, چاہے ملک کی معاشی صورتحال ہو, چاہے معاشرتی ہو, چاہے کوئی اور مسائل ہو, ہم ہر چیز کے اوپر بات کرتے ہیں. ملک کا انفراسٹرکچر ہو, بیسیکلی آپ دیکھ رہے ہیں تباہی کی طرف ہے, پانی ہے نہ گیس ہے, بجلی نہیں ہے اور بلز اتنے بڑھ بڑھ کے آ رہے ہیں. آپ نے سب سے پہلے تو آپ دونوں کو میں نئے سال کی مبارکباد دوں گی, اور نئے سال کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ 2023 نے ہم نے کیا کھویا؟ 2023 کو صرف کھویا والی تو خیر بات کبھی بھی نہیں ہوتی, ظاہر ہے کم زیادہ ریشیو ہوتا ہے. تو میں تو شروع یہاں سے کرتا ہوں بات کہ صورتحال پریشان کن تو ہے لیکن مایوس کن نہیں ہے. اچھا. اور جیسے آپ نے ابھی انٹرو میں بھی بتایا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو بھی کافی ٹائم ملا, یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے, اور انہوں نے کچھ ریفارمز کرنے کی بھی کوشش کی ہے اور ریفارمز کیے بھی ہیں اور وہ نظر بھی آ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوتا, 25 کروڑ کا ملک ہے, یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آنے میں ٹائم لگتا ہے, ڈاؤن دا لائن افیکٹ آنے میں ٹائم لگتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آج کوئی فیصلہ اسلام آباد میں ہوگا تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ مجھ پہ آ جائے گا. وہ چیزوں کو پراسپر ہونے میں ٹائم لگتا ہے. لیکن یہ کہ جو کچھ 2023 کے درمیان میں ایسی صورتحال تھی, امپورٹس بین تھیں, ایل سیز کی ریسٹرکشنز تھی, بہت سارے مسائل تھے, اب جا کے کچھ وہ ایز ڈاؤن ہوا ہے. اور دیکھیں ہمارا اکانومی جو ہے وہ امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے, ہم امپورٹ کرتے ہیں, اسی میں را مٹیریل بھی ہمارا آتا ہے, 45% سے بھی زیادہ را مٹیریل آتا ہے جو امپورٹ ہوتا ہے, اسی کو بنا کے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. پھر جو آپ کی امپورٹس آ رہی ہیں اسی سے سارے مینلی اس سے ہمارے ریونیوز جنریٹ ہوتے ہیں. تو وہ بھی رکاوٹ ہو گئی تھی اوبیسلی, جب آپ نے امپورٹس کو ریسٹرکٹ کر دیا تو ریونیوز پہ بھی افیکٹ آ گیا. تو وہ صورتحال بہت مشکل تھی, اس سے یہ ملک نکلا. اور اب یہ کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ کچھ ریفارمز کر رہی ہیں اور کچھ نظر بھی آ رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ فوری طور پہ اثر, اگر کوئی میری بات کو کہے کہ جی میری تو حالت میں کوئی افاقہ نہیں ہوا, تو اس میں کچھ ٹائم لگے گا. اور اصل امپورٹنٹ بات یہ ہے, اصل سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں ایسا نہیں ہوگا کہ ہم 2 سال میں 3 سال میں کہیں کہ ہم ساری چیزیں ہم, لیکن اگر ہم ٹریک پر آ جائیں, ٹریک بیک, اس وقت ٹریک بیک بہت ضروری چیز ہے. اگر 8 فروری کو انشاءاللہ الیکشنز ہوتے ہیں اور ایک پولیٹیکل گورنمنٹ فارم ہوتی ہے, اسٹیبل گورنمنٹ انشاءاللہ آئے یہاں پہ, تو ہم ٹریک بیک کر لیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. یہ بڑی خوشائن بات کہی ہے آپ نے آصف شیخ جاوید صاحب. لیکن میں وہ جو آپ نے جس ٹریک بیک کی بات کی نا, یہ ہم نے ٹریک بیک چھوڑا, مطلب ایک ٹریک بیک کا ایک بیک گراؤنڈ بھی تھا نا, وہ ٹریک بیک سے ہم اترے کب تھے؟ ذرا مجھے پہلے وہ ٹریک بیک سے اترے تو ہمیں اب بہت ٹائم ہو گیا ہے. مطلب مجھے اگر لگتا ہے تو مجھے تو کبھی یاد نہیں آتا. دیکھیں یہ تو ڈیکیڈز, یہ ڈیکیڈز کی بات ہے. اب یہ کسی 1-2 گورنمنٹس کو اس کا بلیم کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. یہ ڈیکیڈز کی بات ہے اور یہ پے در پے ہم پہ یہ ہوتا رہا حملہ آور. آپ کے خیال میں یہ 1-2 سال میں ٹریک بیک پہ آ جائے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریک بیک پہ ہوگا, اور ہم اگر صحیح ٹریک پہ آ گئے تو پھر ہم پراسپر بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت دیکھیں جو صورتحال ہے نا, وہ کیا ہے, جو مینلی جو ہمیں مسئلہ آ رہا ہے انڈسٹری کو بھی, اور دیکھیں گورنمنٹ سیکٹر میں امپلائمنٹ جنریٹ نہیں ہوتی, اور جو بزنس ہاؤسز ہیں وہ بھی جو ٹریڈنگ اس میں بھی نہیں, یہ امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے انڈسٹری میں, اور انڈسٹری
کہاں پٹری ہے اس کے پاس گیس نہیں, اس کے پاس بجلی نہیں ہے, یا بجلی کے اتنے ہائی ٹیرفز ہیں کہ ان کو فیزیبل نہیں ہے, وہ میچ ہی نہیں کر پا رہے. اور لوگ اس بات کی اہمیت کو نہیں سمجھتے, سڑک کی اہمیت کو لوگ نہیں سمجھتے. لوگ اگر وہ سڑک پہ ایک انڈسٹریلسٹ اپنے فیکٹری پہ نہیں پہنچ سکتا, اس کا کارگو نہیں پہنچ سکتا, اور جس سڑک سے گزر کے کنٹینر کو 40 منٹ میں پورٹ پر پہنچنا ہے, اگر وہ 2 گھنٹے 40 منٹ پہ پہنچے گا تو اس کا کیا حال ہوگا. اور لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ اگر کماڑی کراچی پہ ٹریفک جیم ہے تو اس کا امپیکٹ حویلیاں تک جاتا ہے. 4-4 5-5 گھنٹے آپ کے کنٹینرز بلکہ کبھی کبھی 6 سے 7 گھنٹے پھنسے رہتے ہیں پورٹ کے قریب. بالکل. تو یہ ساری چیزیں ہیں امپورٹنٹ جس کو ہمیں اہمیت دینی ہوگی, اور یہاں سے شروع کرنا ہوگا, ہر چیز کو اہمیت دینی ہوگی, اور ہر بندے نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی. ٹھیک ہے, رام عمران صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جو جیسے کہ شیخ صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا کہ ہم ٹریک بیک پہ آنے والے ہیں, یا ہم آ جائیں گے 1-1.5 سال میں یا 2 سال میں. تو آپ مجھے بتائیے گا یہ ٹریک بیک کا جو سلسلہ ہے یہ پرانا کب سے تھا؟ میں ایک دفعہ پھر آپ سے بھی جاننا چاہوں گی ٹریک بیک پہ آنے کے لیے کون سے جو کی پوائنٹس ہیں جس کے اوپر کام کرنا بڑا ضروری ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں, میں تو یہ کہوں گا کہ 2023 تھا وہ معاشی اور سیاسی عدم استحکام کا شکار رہا. جی. اور جو ہماری معاشی پریشانیاں تھیں وہ بنسبت جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس کی نسبت یہ جو نگراں سیٹ اپ ہے اس کی کارکردگی میری نظر میں بہت اچھی ہے ابھی نگراں سیٹ ابھی اپ تک. کی. اچھا. اور جس آپ اس سے متفق؟ جی بہتر, بالکل. اور بہت اچھی کارکردگی ہے, لیکن چونکہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ صرف اور صرف انتخابات کروانے کے لیے اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے اچھے کام انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات سے لے کر معاشی معاملات پر, اور جس طریقے سے آرمی چیف نے موجودہ گورنمنٹ کا ساتھ دیا اور بین الاقوامی دوروں کے ذریعے, اور جو وہ ممالک جو ہمارے سیاست دانوں پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اس سے پہلے, میں اس میں یہ بھی کہوں گا کہ چاہے وہ عمران خان کا دور ہی کیوں نہ ہو, تو جو کردار ادا کیا ہے انہوں نے وہ بڑا قابل ستائش ہے. اور یہ تمام جو میرے بھائی جو ایک اچھی خوشخبری دے رہے ہیں, چاہے وہ سال میں ہو 2 سال میں ہو, یقینی طور پر اگر یہ تسلسل چلتا رہا تو ملک میں ضرور جو معاشی بے چینی ہے اس کا خاتمہ ہوگا. ہم ابھی معاشی طرف جا رہے ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ معاشی بے چینی کا خاتمہ ہو جائے گا, تو اگر آپ پورے سال کو, اگر پچھلے سال 2023 کے حوالے سے اگر بات کی جائے, اس وقت ایک جو میں ابھی سیاست کی طرف نہیں آ رہی, میں معاش کی طرف آ رہی ہوں, لیکن سیاسی کیٹیگری اس میں شامل اس لیے ہو جاتی ہے کہ دور حکومت جو تھا اور وہ اور آج کو اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی جو جن لوگوں کی وابستگی ہے اور جو لوگ بہت پسند بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے اگر وہ کنٹینیو رہتی تو صورتحال بہتر ہوتی اور بہتر ہوتی اگر نئی گورنمنٹ گرائی جاتی, کیونکہ 2023 میں بہت کچھ ہوا ہے, یا پھر اس کے بعد جو ایک نارمل الیکشن کا سال آتا تو وہ بہتری کی طرف جاتا, کیونکہ جو کھو گیا نا, جو کھو دیا ہے ہم نے, ہم اس کے صرف جو کیا کہتے ہیں کہ ہم صرف وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ ہو سکتا تھا کہ یہ بہتری تھی, یا اس کو ایسے ہی ہونا تھا, یا یہ ناگزیر ہو گیا تھا. دیکھ, یہ تو ایک 73 سالوں سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے. جو کچھ آپ نے کہا کہ اگر گورنمنٹ پی ٹی آئی کی چلتی رہتی تو اس میں بہت اچھے اثرات نظر آ گئے تھے, لیکن عوام کی چیخ و پکار بھی جو تھی وہ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. تو تھوڑا سا معاملہ یہ تھا کہ سختی کا عمل بہت زیادہ انہوں نے شروع میں ہی کر دیا تھا, اور اگر اس معاملے میں دیگر سیاستدان سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ پی ٹی آئی جو تباہی کی طرف لے کے جا رہی تھی تو آخری 4-5 ماہ رہ گئے تھے, تو کیا ایسی مجبوری پڑی تھی ان کو چلنے دیتے. جو آج لعنتیں اور جو آپ کو لوگوں کی بددعائیں 16 مہینے کی حکومت کو ملی ہیں وہ ان کو لینے دیتے, لیکن اصل معاملہ کچھ اور تھا. ہمارے پاس جو اقتدار کا معاملہ ہے, جس مظلومیت میں آج چیئرمین پی ٹی آئی, سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کھڑا ہے, جس کی طرح حکومت ہٹائے گی, تو 93 میں بھی ایسے ہی ہوا تھا. بالکل بالکل ایسے نواز شریف صاحب مظلوم تھے, عدلیہ ساتھ تھی, عدلیہ نے ان کو دوبارہ واپس لے آئے, اسمبلی کو بحال کیا, لیکن میرا سوال ہم نے صرف دیکھا یہ کہ معاشی جگہ پہ جہاں ہم کھڑے تھے نا, اس حکومت میں جس معاشی جگہ پہ کھڑے تھے, یا عوام کی چیخ و پکار بھی تھی, تو کیا وہ عوام کی چیخ و پکار بڑھتے ہوئے معاشی خطرات کی طرف تھی, یا پھر مہنگائی جیسی جس کی بات ہے, یا پھر کسی اور تھوڑا سا صبر کی ہمیں ضرورت تھی نا, تھوڑا سا صبر کی ضرورت تھی. اور اس میں اگر ہم صبر کر لیتے, کیونکہ دیکھیں ہر پریشانی کے بعد یا ہر رات کے بعد ایک صبح کا اجالا ہے,
ہمیں تھوڑی سی پریشانی اگر کاٹ لیتے تو میرا نظریہ یہ ہے کہ آج میں بیٹھ کر سوچوں، اس وقت میں نے شاید کچھ تنقید کی تھی، لیکن میں ضروری نہیں کہ شیخ رشید صاحب آپ دیکھیں کہ روز حکومت گراتے تھے، گرتی تو نہیں تھی نا، تو ہم بھی کہہ دیتے تھے، لیکن اصل میں ایسا نہیں تھا، ہمیں صبر کی ضرورت تھی۔ ٹھیک ہے، میں یہ سوال شیخ صاحب کے پاس بھی لے کے جاؤں گی۔ شیخ صاحب میں اس کا تھوڑا سا آپ کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گی اسی سوال کے اوپر۔ میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ جو ہے نا انسٹیبلٹی، اس نے ہمارے ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ انسٹیبلٹی اور انکانسسٹنٹ پالیسیز، یہ کوئی بھی ہوں، یہ انڈسٹری کے لیے ہوں، اکانومی کے لیے ہوں، سیاست کی ہوں، اور دیکھیں سیاست کو آپ اکانومی سے الگ نہیں کر سکتے۔ اگر سیاست میں کوئی ایسا جی ہاں، اور سیاست میں اگر کوئی، لیکن میں اس پوائنٹ کی بات کر رہی ہوں کہ کیا وہ فیصلہ درست تھا؟ دیکھیں اب یہ فیصلہ درست تھا یا نہیں تھا، لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ یعنی جو اس سے نقصان کتنا ہوا؟ اچھا، جو بھی گورنمنٹ آئے اس کو اگر کوئی ایسا بہت سیریس ملک و قوم کے لیے مسئلہ نہ ہو تو ٹائم پورا کرنے دیا جائے، وہ اسٹیبلٹی رہے، وہ معلوم ہو کہ وہ کہاں تک کنکلوڈ کر کے گئے ہیں، کہاں پہ انہوں نے چھوڑا ہے۔ بہرحال اب دیکھیں یہ بحث اب ختم ہو گئی، وہ تو اب ہو چکا ہے جو ہونا تھا۔ مجھے بتائیے گا کہ اب جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، ابھی ہم معاش کی طرف آ رہے ہیں، ہم سیاسی اس کے اوپر نہیں آ رہے ہیں، سیاست ہمارا بعد میں ہوگا، ان کا کیا، ان کو جو ڈوریاں چلا رہی ہیں بیسیکلی یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے، کیونکہ جو کیئر ٹیکر آئی ہے اس کے بعد کون سی گورنمنٹ کے آنے کا اندیشہ ہے، اور ان کے آپس کے تھنک ٹینکس آپ کو کہاں ملتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کہ کون سی ایسی چیزیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہونے والی ہیں؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جو صورتحال ہے، اور اس میں دیکھیں بہت امپورٹنٹ فیکٹر معاش میں بھی اور سیاست میں بھی کراچی کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ کراچی کو تو بیچارے کو بہت ہی برا حال کیا ہوا ہے۔ تو دیکھیں سارا ریونیو یہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے، یہ جنریٹ ہو رہا ہے، اور کراچی کی حالت آپ نے دیکھ لی کیا ہے کہ ان ریٹرن تو کراچی کو کچھ نہیں مل رہا، صرف یہاں سے ارننگ ہو رہی ہے اور وہ کلیکشن ہو رہی ہے۔ تو یہ تو ایک ہمارا کراچی ایٹس کا پرانا مطالبہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، دیکھیں جو بھی گورنمنٹ کیئر ٹیکر ہوگی اس کا کہیں نہ کہیں تو ٹلٹ ہوگا نا، بالکل، اس میں تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، لیکن تھنک ٹینکس ایز فار ایز کہ کچھ چیزیں ہمیں دکھ نہیں رہی ہوتی۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا ٹلٹ کسی کی طرف ہے اور ملک کے خلاف کوئی چیز نہیں جا رہی، ملک کے فائدے میں جا رہی ہے، تو اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور دیکھیں ایک عام آدمی جو ہے اس کی دلچسپی یہ ہے کہ سڑک چلنی چاہیے، کاروبار چلنا چاہیے، دکان چلنی چاہیے، انفراسٹرکچر بہتر ہو، عام آدمی کی زندگی بہتر ہو۔ اگر وہ ٹھیلا بھی لگاتا ہے تو اس کے گھر میں جو بنیادی سہولتیں ہیں اس کو ملنی چاہیے، وہ صبح اٹھے تو اس کے لیے پانی دستیاب ہو، رات کو گھر میں جائے تو بجلی دستیاب ہو، اگر وہ کھانا پکانا چاہ رہے تو گیس دستیاب ہو۔ مگر یہ انفارچونیٹلی تینوں چیزیں ندارت نہیں ہے۔ اور دیکھیں ایسا تو پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں نہیں ہوگا کہ سب لوگ امیر ہوں اور سب کے پاس گاڑیاں، ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا، لیکن بنیادی سہولتیں لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، اور اس حساب سے ہم بنیادی سہولتیں مہیا کرنے کے حساب سے ہم بہت زیادہ لیٹ ہو چکے ہیں، اور ہم نے عام آدمی کو ایسا ہو گیا ہے کہ اب اگر کسی کو کوئی بات بتائیں بھی تو وہ سننے کو تیار نہیں اور یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں جلسے میں کہ جی وہ 300 یونٹ ہم فری کر دیں گے، تو 300 یونٹ فری کر دیں گے تو پہلے آپ 25 کروڑ سے 300 یونٹ کو ملٹیپلائی کر دیں تو کیا اتنی بجلی ملک میں موجود ہے؟ تو یہ ہیں نعرے، یہ نعرے ہیں جو لوگوں کو دیے جاتے ہیں، سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، اور جب وہ پورے نہیں ہوتے، اور obviously کچھ چیزیں ایسی بتا دی جاتی ہیں جلسوں میں جو سن تو لیتے ہیں لوگ لیکن وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی، مطلب وہ امپریکٹیکل چیزیں ہیں، وہ وہی مطلب جلسوں تک کی بات ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا بھی ہو۔ اب بہت سال ہو گئے، ہمیں بھی جو ہمارے لیڈرز ہیں جو ہمیں لیڈ کرتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم وہ باتیں نہ بتائیں جو ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے، ہاں یہ بتائیں کہ ہم اس کو ٹریک بیک کریں گے ملک کو۔ اب تو جو ہے نا لوگ اس سچائی کو یا ان باتوں کو، نعروں کو ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے اور پریشان ہو گئے لوگ، دیکھیں پریشان، یقین ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے، وہ یقین نہ کرنے میں جسٹیفائیڈ ہے، ان کو کیا دیا ہے، کسی نے بھی کیا دیا ہے۔ تو لیکن بات کیا ہے کہ ون ہیز ٹو لیو ود اٹ، اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ پریشان کن تو ہے لیکن مایوس کن نہیں ہے، اور ہمیں بہرحال یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی گورنمنٹ آئے اور سٹیبل ہو، اور ایسا بھی نہ ہو، ہمارے لیے یہ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے لیکن ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ ایسی گورنمنٹ ہو جو چوچو کا مربع نہ ہو، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو مطمئن کرنے میں اور عوام پستے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، آپ بھی اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ ہمارا جو نگراں سیٹ اپ ہے، ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، اور آنے والے کہتے ہیں کہ جو نون لیگ کی گورنمنٹ تھی اس میں بزنس فلارش کرتا تھا، تو ڈو یو تھنک اٹ از اس طرح کی ہی چیزیں ہیں جو آگے بڑھیں گی جو ہم نے شاید ماضی میں کھو دی؟ جی وہ نون لیگ کا عمل دخل تو ابھی بھی ہے جی۔ ہم جب معاشی معاملات کی بات کریں تو اس نگراں سیٹ اپ کے آنے پر کچھ سیاسی حکومتیں ایسی ہوتی ہیں جو یہ بھی چاہتی ہیں کہ ہمارے دور میں کچھ ایسے کام نہ ہو جس کی وجہ سے ہمیں
शुरू में या आखिर में तनकीद का सामना करना पड़े। तो इस निगरां सेटअप से कुछ ऐसे काम भी लिए गए हैं जिसमें मुल्क को ऐसी माशी सूरत हाल की तरफ ले जाया गया कि जिसमें हम ये उम्मीद भी रखें तो बहुत मुश्किल हो जाती है बाज़ औक़ात। वो ये है कि मुल्की इदारों को निजकारी के तरफ लेकर जाया गया, जबकि ये भी निगरां सेटअप का काम नहीं है, वो इलेक्शन करवाने के लिए आया है। उसने आते ही 1.5 माह में अगर इतने आर्डिनेंस जारी करने शुरू कर दिए और निजकारी की तरफ ले गए, जिसमें PIA है, रेलवे है, उनको लगा दिया, मतलब कि उनको पता है कि अगर एक शख्स कहे कि मैं वज़ारत उज़्मा पे आने लगा हूँ, मुझे किन हदाफ का सामना करना पड़ेगा। कहते सर आपका ये और वो कहते हैं निजकारी वाले मसले पे मुझे बड़ी तनकीद का सामना रहा, पिछले दिनों स्टील मिल के पिछली गवर्नमेंट में मुझे बहुत मुश्किलात का सामना रहा, तो लिहाजा इसको निकाल दें, ये इनसे काम ले लें। अच्छा, तो फिर कुछ अच्छे काम भी इनको देने होंगे, तो आप इनसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करवा लें ताकि अच्छा भी हो जाए। हमने देखा कि PIA जो है वो क्यों नुकसान में गया, इसको निजकारी में क्यों लाया गया, और आज तक PIA में से किसी अफसर को निकाला नहीं गया। इसकी वजह ये कि सारे रिश्तेदार हैं सियासतदानों के। जब ये गवर्नमेंट में आता है तो कोई सैनिटर होता है, कोई कुछ होता है, तो किसी की मजाल नहीं है कि उसके बोझ को कम। छोटी पोस्ट के ऊपर भी आपकी रिश्तेदारियां चल रही हैं। एक स्टूवर्ड जो होता है या एक एयर होस्टेस तक होती है, उसके ऊपर भी सियासी बुनियादों पे भर्तियां होती हैं। बिल्कुल होती है। देखिए इस निगरां सेटअप में 88 बिलियन का खसारा PIO को, उससे पहले PDM 50 अच्छा था। आप मुझे बताएं, ये प्राइवेटाइज तो कर दिया इन्होंने, लेकिन क्या इस प्राइवेटाइजेशन से फर्क पड़ेगा? देखिए पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस में 4 और प्राइवेट कंपनियां हैं, वो तरक्की किस तरह कर रही हैं। चूंकि प्राइवेट कर देना, सियासी मदाखलत का खात्मा होना बड़ा ज़रूरी है इस अमल के अंदर, तभी जाकर हम आगे बढ़ेंगे। तो मुल्क के तमाम इदारों के अंदर ही हम इन तमाम लोगों को पता है कि खराबियां कहाँ, कौन सी जाली ईंट इस बिल्डिंग में लगी हुई है जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग जो इमारत है वो लर्ज रही है। लेकिन क्या करें, वो ईंट हटा नहीं सकते हम। कोई साला है, कोई बहनोई है, कोई ताए का बेटा, कोई चाचे का बेटा, आज 2024 नोच नोच के खा रहे हैं इस मुल्क को, आप हटा ही नहीं सकते। मुझे बताइए, 2024 का आज पहला दिन है, 1 जनवरी है, जो हमारे स्टेट बैंक के ज़खायर हैं, क्या उनकी वर्थ है, कुछ है, या ये भी कह देंगे जाके कि जी हमें तो ऐसा ही मिला और यूं मिला? देखिए, जो इनके जो चेयरमैन या सदर को लगाया जाता है तो वो एक सियासी अमल दखल होता है, उसमें वज़ीर आज़म का सवाबदीद है कि वो किसको लेकर आए किसको नहीं। तो अगर मैं इनसे थोड़ा सा जूनियर और मेरी बारी आने वाली है, तो मैं ऐसा लफ्ज़ मुँह से क्यों निकालूंगा कि जिसकी वजह से मेरी तरक्की खतरे में पड़ जाए। तो लिहाजा ये तो सब इशारों पर चलते हैं लोग, और जो कुछ हुकूमत चाहेगी वही होगा। निगरां हुकूमत तो अगर मैंने कुछ शुरू में कहा कि कुछ अच्छे काम कर रहे हैं माशी एतबार से, तो आवाम के लिए थे, वो थोड़े से असरात आवाम के लिए, उनको जो है उनको एक पॉजिटिव रिस्पांस मिले। हाँ, पॉजिटिव ये था ना सारी बात। अब मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त अनवारुल हक काकड़ साहब, मैं नाम ले रहा हूं उनका बस नहीं चल रहा। जैसे कि सरफराज अकबर बुगटी साहब ने वजारत दाखिला जैसी बड़ी वजारत को छोड़कर मुस्लिम लीग नून में जाने का खा, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या उनको फोन कॉलें आ रही हैं, क्या उनको परेशानी है कि भाई तू कुछ अरसा 50 दिन पढ़े, इसको निकाल ले। तो अनवारुल हक काकड़ साहब की भी बेचैनी जो है वो देखने के काबिल है। वो भी चाहते हैं कि यार इसमें तो चला जाऊंगा, बाकी के 5 साल में अगर मैं किसी भारी ये सेनेट के चेयरमैन की तरफ आ जाऊं या कोई ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए, तो उसके लिए वो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, वो मुस्लिम लीग नून की तरफ है उनका झुकाव। और उसके बरक्स इदारों की हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन भी एक कई सवालिया निशान उठा रहा है। उनको पकड़ धकड़ में नहीं आना चाहिए, उनको अपना टाइम है, वो एक शिफाफ इंतखाबात की तरफ लेके आना चाहिए, आवाम का एतबार लेके आना चाहिए अपने अंदर। तो ये भी पकड़ धकड़ में लगा। एक अदलिया का थोड़ा सा एतबार रह जाता है, लेकिन वो अदलिया का एतबार कब तक साथ देगा कि जब आप अगर कहें कि आपने इनको दोबारा नहीं पकड़ना, उनकी शाम को बेल हो जाती फिर दोबारा किसी और मुकदमे में पकड़ कर ले जाते, तो निशान तो सवालिया निशान तो अदलिया की तरफ भी जा रहा है कि हम जाके तरह। तो हम ये कहेंगे कि बड़ी बेचैनी का सामना है। अगर हम कहें, आपने कहा कि हम सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन माशी अदम इस्तेकाम का जो मामला है वो सियासी की तरफ ही जाता है, अदम इस्तेकाम से जुड़ा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तो इंटरलिंक्ड है, लेकिन हमारी तो मुल्क का तो बड़ा ग्रुप हो जाएगा। लेकिन मैं ये बात आपसे ये बात कर रही हूँ, माशी हम जिस घर चक्कर का शिकार है ना, सब जो आवाम पिस गई है वो माश के लिए, उसको इस वक्त सियासत से मतलब नहीं है, कोई भी आए। लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि
देखें सियासत को आप मईशत से अलग नहीं कर सकते और आप देखें कि मुल्क में पोटेंशियल कितना मौजूद है कि आप देखें जो प्राइवेट सेक्टर की बसेस हैं जो बाय रोड ट्रैवल कर रही हैं वो कितना फ्लोरिश कर रही हैं, वो कितना प्रॉफिट बना रही है, और रेलवे का क्या हाल है, और जो प्राइवेट एयरलाइंस है वो कितना प्रॉफिट कर रही है, और पीआई का क्या, इसका क्या मतलब है, पोटेंशियल है, लोगों के पास परचेजिंग पावर भी है। वही लोग जो पीआईए से ट्रैवल नहीं कर रहे वो दूसरी लाइन से एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो उनके पास परचेजिंग पावर तो है। लेकिन आपको नहीं लगता एक तो किराए इतने बढ़ा दिए, अगर प्राइवेट सेक्टर में आते हैं कंपटीशन होते तो ऑटोमेटिकली किरायों में थोड़ा, जब कंपटीशन करते हैं तो आप, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं किराए बढ़ने के, कुछ इंटरनेशनल भी हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, फ्यूल तो अब खैर कम भी हो रहा है, लेकिन मैं कहने की बात क्या कह रहा हूं कि मुल्क में पोटेंशियल मौजूद है। और अगर हम इस पे गौर करें, जो देखें मैं तो समझता हूं कि 2024 में 2 पॉइंट एजेंडा है, करप्शन का खात्मा, तालीम का फैलाव। बिल्कुल ठीक है, अगर आपने तालीम दे दी लोगों को और शऊर दे दिया, मैं आज और करप्शन, तालीम से बात कर रही हूँ, मैं तालीमी हवाले से, अब ये हमारा मुल्क जिस जगह पे खड़ा है, मुझे बताएं तालीम का शऊर और तालीम के फैलाने में कौन सी, कैसी, आप एक आम आदमी है, मैं एक आम आदमी हूँ, इमरान साहब एक आम आदमी है, वो तो थिंक टैंक बैठे हैं ना जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, एक कोई नुक्ता बताएं। देखें मैं एक आपको नुक्ता बताता हूँ, और ये मैं बहुत जगह मुख्तलिफ फोरा पे ये बात कर चुका हूँ। अरबों रुपए हम खर्च कर देते हैं स्कूल की बिल्डिंग्स बनाने पे, अरबों रुपए हमने पूरी मुल्क में खर्च कर दिया, और हमारा आइंदा भी यही प्लान है, हम बढ़ते रहेंगे। आप देखें गरीब से गरीब इलाके में भी मस्जिद मौजूद है माशाल्लाह, उसमें वॉशरूम मौजूद है, उसमें पानी मौजूद है, फजर के बाद जोहर तक आप उन बिल्डिंग्स में, आप कराची का, मुल्क का कोई गरीब से गरीब इलाका, मैं बहुत दफा अक्रॉस द कंट्री बाय रोड ट्रैवल करता हूँ, छोटे से छोटे इलाके में मस्जिद मौजूद है, और वो अपने इलाके में जो मकान होते हैं उससे बेहतर होती है, और वहाँ पे बुनियादी सहूलतें होती हैं। हम क्यों अरबों रुपए खर्च करते हैं जब पे हम IMF से फंड मांग रहे हैं? बिल्डिंग पे नहीं खर्च करना चाहिए आपको, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है जो वहाँ के रेजिडेंट्स चला रहे हैं, आप उसको कोई यूज नहीं करते। आप फजर से जोर आपकी मस्जिद बंद होती है, आइडल होती है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा होता, आप उसको तालीम दें। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुन्नत है, उनका हुक्म है, और हमारे पास पूरे पाकिस्तान में मस्जिद है, लेकिन हम अरबों रुपए खर्च करते हैं नई बिल्डिंग्स बनाने पे, और फिर तस्वीरें सोशल मीडिया पे आ रही होती है जिसमें गाय बंधी हुई, भैंस बंधी हुई। भाई मस्जिद में ये सब नहीं हो सकता, और मस्जिद में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, आज से शुरू कर दें, कुछ तो करें, 5000 के नोट को बंद कर दें, कुछ तो करें, मतलब कोई चीज तो हो कि भाई हमें पता चले कि भाई दूर दराज के इलाकों, अगर हम सिर्फ कराची ही को देखें, मुझे सिर्फ ये बताइए कि हम, हमारे घरों में जो हाउस हेल्प होती है या हमारे जो और बच्चे पढ़ नहीं रहे होते, उनको किस तरह से पढ़ाई के दायरे में लेके आए? आप जितनी आप स्कूल अवेलेबल करेंगे, पहले भी हैं, देखें ऐसा नहीं है स्कूल्स नहीं है, लेकिन उन बच्चों को घरों से निकाल के उनके ऊपर लाजिम करें कि जी पढ़ाई करनी है, वो क्या तरीका? ये देखें, लाजिम भी आप कर देंगे तो उसको मॉनिटर कौन करेगा? लाजिम तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, लाजिम तो ये भी है कि आपने रेड लाइट पे गाड़ी रोकनी है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए कोई चीज होनी चाहिए। मॉनिटर करने के लिए वहाँ ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है। हाँ, लेकिन देखें मैं आपको बताऊं, मैंने जो आपसे दो बातें अर्ज की ना, 2024 में कोई 200 पॉइंट का एजेंडा नहीं है, 2 पॉइंट का एजेंडा है, करप्शन का खात्मा, तालीम का फैलाव, यही चीजें हैं जो पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट है। ये हर चीज को खा गई है करप्शन, हर चीज को। और ये ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ देखें सरकारी मुलाजिम पे, सियासतदान पे इल्जाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन अगर एक ऑटोमेटिकली जाती सियासत पे ही है। देखें नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो आम आदमी है, जो आम आदमी है, जो पेट्रोल बेच रहा है, जो दूध बेच रहा है, जो कोई भी प्रोडक्ट दे रहा है, जो कोई सर्विसेज दे रहा है, वो भी अपने आप को उसने भी सही करना है। दूसरों पे उंगली उठाना बहुत आसान है, क्योंकि वो सामने नजर आ रहे होते हैं, ये सरकारी अफसर है जी, पुलिस अफसर है जी, कस्टम अफसर है। मैं क्या कर रहा हूँ, इंपोर्टर क्या कर रहा है, खुद एक्सपोर्टर क्या कर रहा है, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, और मैं बिल्कुल अपना इनकम टैक्स दे रहा हूँ। वजह ये है ना शेख साहब के हमारे ऊपर ना चेक एंड बैलेंस है, ना ऊपर से डंडा है। अब जो वो ये कहते हैं कि जी फलाना भी तो कर रहा है, ऊपर से आ रही है करप्शन, तो अगर हमने थोड़ा सा यूं करके यूं निकाल लिया रस्सा, तो हमने कौन सा बुरा किया? इमरान साहब, आपके ख्याल में कौन से वो 2 या 3 पॉइंट एजेंडा है, जैसे कि शेख साहब ने कहा कि इसमें तो कोई शक नहीं है, तालीम और आपका जो हम जिसकी बात कर रहे हैं करप्शन, तो करप्शन को सियासत से कैसे निकालें? सियासत से करप्शन निकलेगी ना जब वो खुद नहीं खाएंगे ना, तो उनका डंडा गर्म होगा नीचे वालों पे। एम आई राइट? तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? किस तरह से इसको किया जाए? क्या ज़हन आपको लगता है कि एक आम आदमी क्या सोचता है? देखिए, एक आम आदमी की जब हम बात करें तो मैं नहीं समझता कि शायद ही कोई वालिद या वालिदा ऐसे ही हो जो ये ना चाहे कि मेरा बच्चा ना पढ़े। लेकिन जब आप तालीमी मेयार को इतना मुश्किल बना देंगे, उनकी फीसों को, उनके अखराजात को, तालीम तो देखिए कि प्राइवेट इदारे हैं वही चल रहे हैं, सरकारी स्कूलों और अस्पतालों का तो आपको पता है
लेकिन उस तक रसाई हासिल करना बड़ा मुश्किल काम है। वो एक कारोबार बन चुका है। वहाँ पर पढ़ाई कम, ट्यूशन सेंटर के अंदर ही बच्चा पढ़ता है। स्कूलों में तो सिर्फ भारी फीसें देने के लिए, सर्टिफिकेट के लिए जाता है, फीस जमा कराने की एक वालिद सख्त नहीं रखता, तो वो किस तरीके से अपने इतने सारे बच्चों को पढ़ाएगा। जो करप्शन की बात की, करप्शन तो इस माशरे का एक ऐसा नासूर बन चुका है जो कि हमारे मुल्क के इदारों में और घरों तक के अंदर एक रेडी वाला भी करप्शन कर रहा होता है। अगर आपकी नजर पीछे हो जाए तो एक आलू भी कम कर लेता है। तो ये तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। और इसमें छोटे से लेके बड़ा तक इनके जहनों में ये बैठ गया कि जब तक मैं दाएं बाएं से पैसे नहीं जमा करूंगा मेरे अखराजात नहीं चलने वाले। तो करप्शन का जो नासूर है वो ख़त्म किए बगैर कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता। इसकी एक सज़ा का अमल लेकर आए, एक एहतसाब का अमल लेकर आए कि अगर कोई शख्स पकड़ा जाता है तो उसको हम चीन के तर्ज के ऊपर सजा देंगे। वो क्या तर्ज है, जरा वो भी हमारे नाज़रीन को बताएं। वो उसका तरीका कार ये है कि वो तो सरेआम गोली भी मार देते हैं। वो तो सऊदी अरब में भी बहुत सारे काम ना तो वज़रा को छोड़ते, ना वज़ीर आज़म अपने भाई को छोड़ता अगर मालूम हो जाए तो। सऊदी अरब में भी ऐसे ही है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो सदर ममलिकत अपने आखिरी दिनों में या ईद के दिनों के अंदर फांसी के मुजरिमों को भी बख्श देता है कि माफ कर दिया आपको। उनकी सालगिरह आई उन्होंने निकाल दिया, चलो जी मेरी सालगिरह फारिग। करप्शन ही तो इस माशरे के अंदर सबसे बुरी बला है जो हमें खा रही है। तो जब तक ये इसमें से नहीं निकलेगी मैं नहीं समझता। और करप्शन करने वाले जितने भी वो इतने ताकतवर किस्म के लोग हैं, वो डरते नहीं किसी से, सरेआम पैसा तलब करते हैं। क्योंकि मैंने आपको शिकायत करनी है जाके, लेकिन वो करप्शन वाला आदमी आप ही को कर रहा। कल मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे थे कि हमने जो है 1 अरब रुपए की बचत की, बड़ी खुशी से बता रहे थे। उसे ऊंची आवाज में बोलने की क्या जरूरत थी? उसे पता नहीं पड़ोस में बिलावल हाउस है, ये पैसे आवाम पे लगेंगे, बिलावल हाउस में जाएंगे। सब पता है कि पैसा तो है, लेकिन लगेगा कहाँ, दिखाएंगे किसको? मसला ये इमरान साहब के करप्शन की बीमारी एक ऐसी है कि जो हमारे खून में रंग की तरह शामिल है। अगर हमारा खून लाल है ना तो वो लाल रंग जो है ना वो बेसिकली करप्शन है। एम आई राइट? अब आप मुझे ये बताइए, आपने कहा ठीक है सही, हम मैं जोड़ती हूँ करप्शन को सियासत के साथ। अगर आप देखा जाए तो ये तो फिर पूरा हर चीज पूरा, यानी ये पानी की बोतल, ये जिसके ग्लास से लेके करप्शन का एक सिलसिला है जो चल रहा है हमारे अंदर, इतना पेनिट्रेट कर गया है। सियासत को जोड़ने के लिए तो फिर तो कोई ऊपर से कोई फरिश्ता ही आएगा जो ये सब चीजों को यूं छू मंतर करेगा, या कोई जिन आएगा जो अपना दिया रगड़ेगा और जी छू मंतर में सबको, क्योंकि ये तो फिर बहुत लंबी कहानी है। अच्छा, मैं अब आपको इसकी 1-2 मिसालें बताता हूँ। वही लोग होते हैं कोविड में, आपने अक्सर सुना होगा पुलिस कहती है हमारे पास नफरी नहीं है, ठीक है। हमारे कोविड में, हम पाकिस्तान की बात ही करें, हम कराची में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, इसी नफरी ने, इसी कम नफरी ने कोविड में कैसे सारा मामलात कंट्रोल की। जब इन्होंने कहा जी ये क्लोजर टाइम है, ये ओपनिंग टाइम है, वो मेंटेन किया। अब मैं आपको कल की बात बताता हूँ। कल भी कुछ इक्का दुक्का वाकयात जरूर हुए होंगे। इतना बड़ा शहर है, 3 करोड़ का ये, और 80 मुल्कों के करीब लोग ठीक है जख्मी हुए हैं। 28 के करीब, ये 3 करोड़ का शहर है और 80 मुल्कों से बड़ा शहर है। ऐसे दुनिया में मुल्क है जिनसे ये शहर बड़ा है। लेकिन कल की मैं आपको बात बताऊं, मैं जिस सड़क पे रहता हूँ वो समुंदर जाने वाली सड़क है, और मैं 10 साल से ये मुझे मालूम है कि क्या होगा, और मैं बहुत हैरान हुआ कि कल ये कैसे कंट्रोल हुआ। कल का जो था ये पहला 31 कंट्रोल, तो मैं हैरान हुआ कि ये कैसे हो गया। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम अपनी एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट के साथ हम कंट्रोल करते हैं और हम खुद हैरान होते हैं कि हमने कैसे किया। एक बात, अब डॉलर को आप देख लें कैसे राइज हो रहा था, कैसे शूट हो रहा था, अब कैसे है वो डिक्लाइन पे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कैपेबिलिटीज मौजूद हैं, हमारे पास लोग मौजूद हैं, हमारे पास ट्रैक मौजूद है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की, सिंसियरिटी की। एक बहुत पीछे एक इदारा है जो इसको डंडे से चला रहा है, चेक एंड बैलेंस। इसका तो मतलब फिर वही हो गया कि जिस इदारे को हमने सरहदों पे रखा हुआ है वो जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा ये मुल्क तो लेकिन देखें, जब इतनी खराबी बढ़ जाती है तो फिर आपको अपने सारे जो है मीन्स इस्तेमाल करने होंगे, सारी आपको अपनी जो भी आपके पास अरेंजमेंट्स मौजूद हैं वो सब आपको यूज करने होंगे। अगर खराबी इतनी बढ़ गई है तो फिर तो कर सकते हैं ना। यानी कि अगर देखें हराम भी हलाल होता है ना जब आपके इतना बुरा हाल है। अगर मुल्क में कोई खराबी इतनी बढ़ रही है और कोई भी इसको संभाल सकता है तो क्यों ना संभाले। अगर कोई भी संभाल सकता है तो हम कहें कि नहीं आपने नहीं करना और हम ऐसी की तैसी हमारी होती रहेगी, हम खड्डे में गिरते जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आपने संभालना, मैंने आपको शुरू में भी कहा कि अगर हम 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में ट्रैक बैक कर दें, हम सही ट्रैक पर आ जाएं। देखें अभी आप बिल्कुल प्रैक्टिकल रहें, और ये कोई सब्ज बाग दिखाने वाली, मैं तो कोई सियासी लीडर नहीं हूँ ना, मैं जलसे से खिताब कर रहा हूँ। मैं तो एक आम बंदा हूँ, कराचीआइट, ठीक है, जो यहाँ 75 साल से रह रहा है। हमारा तो खानदान यहाँ 1948 से रह रहा है कराची में। तो हम तो ये देख रहे हैं कि सब कुछ क्या हो रहा है। अगर हम
2.5-3 साल में ट्रैक बैक हो जाएं तो हमारे पास पोटेंशियल है कि हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जो पिछले 5 साल गुजरे, अगर हम ट्रैक बैक की बात करें ना, जो हमारे यहाँ जो अबतरी आई है वो क्या पिछले 5 साल में आई है या उससे और यानी ज्यादा अबतरी की बात करें जिसमें इंसान जो है वो मायूस हुआ है? इस वक्त जो शहरी है, जो पाकिस्तानी है, वो मायूस हुआ है कि पिछले 5 साल यानी कोविड से लेके 2019 से लेके या 2018-2019 से लेके टिल नाउ, तो डू यू थिंक कि ये वाला हिस्सा बहुत ज्यादा क्रूशियल रहा है? देखें, मैं अगर आपको एक कारोबारी बंदे की हैसियत से बताऊं तो जो 2023 का कुछ आखिरी अरसा था ना, वो मुश्किल था कारोबार के लिए भी। और देखें, जब कारोबार मुश्किल में होता है तो आम आदमी पे उसका इफेक्ट आता है, इंडस्ट्री मुश्किल में, बिजनेस मुश्किल में, तो ये हम पे ये रही जो पहले कभी नहीं हुआ था, ये कभी भी नहीं हुआ था, तो उस मुश्किल का हम शिकार रहे। लेकिन देखिए, जब उस मुश्किल का शिकार रहे, हमने वो महसूस किया, तो अब हम ये भी महसूस कर रहे हैं कि अब कुछ बेहतर हो रहा है और हम उम्मीद रखते हैं। और जैसे यहाँ आपने बात की कि जी वो एक PMLN की गवर्नमेंट आती है तो लोग समझते हैं कि बिजनेस, बहरहाल ये परसेप्शन तो है ना, ये परसेप्शन है और ये अक्रॉस दी कंट्री है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये है तो इसमें कोई बुराई नहीं की बात। अगर देखें, अगर कोई भी हुकूमत आती है और उससे बिजनेस फ्लोरिश करता है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है, तो इसमें बहुत अच्छी बात है। रिलीफ मिलना जरूरी होता है, आवाम के लिए रिलीफ मिलेगा। देखिए, अगर कारोबार बढ़ेगा, सनत चलेगी, सनत तरक्की करेगी, आम आदमी पे इफेक्ट आना चाहिए। इस बात को सोचने समझने के काबिल होगा कि सियासत में कौन आना चाहिए। आपके से पूछूंगे इमरान साहब के बेसिकली वही बात आ जाती है कि नून लीग की जब भी गवर्नमेंट आती है तो एक बिजनेस फ्लरिश करता है। आपको लगता है क्या यही एक वाहिद हल है? क्या ये जो नंबर गेम है, ये बारीकी सियासत है, कोई भी नया नहीं आएगा और बिल्कुल इसी तरह चलता रहेगा? और क्या कोई उम्मीद की नई किरण सियासत में है ही नहीं? अगर उम्मीद की कोई नई किरण आ भी जाए तो उसे सानिया नो में ही जैसे मामलात में उलझा दिया जाता है। आप आने ही नहीं देना चाहते। आप जो है ना, मरूस सियासत के इस कदर दिलदादा हो चुके हैं कि बाप के बाद बेटा और बाप के बाद बेटी, तो इसी तरीके से सिलसिला चलता चला आ रहा है। और कोई शख्स अगर आवाज़ बुलंद करता है तो हमारी आवाम भी उसको इस कदर ज़्यादा सपोर्ट करती है। लेकिन अगर तब सब जब आप लीडर के साथ आवाम को भी फंसा देंगे तो फिर आवाम डर के मारे क्या करेगी? कोई बेल करवाने वाला नहीं, कोई उनकी जमानत करवाने वाला नहीं। तो लीडरों का तो हाल इस मुल्क में इस तरह किया जाता है। अगर कोई आवाज़ बुलंद करता है तो मैं समझता हूँ कि मैं उसी तरफ जाऊँगा कि इमरान खान साहब बहुत अच्छे तरीके से जा रहे थे, और अगर उनको इन मामलात में ना उलझाया जाता तो शायद कि ये सूरत हाल ना होती। हमें अब इन वही पुराने चेहरे उनसे हटना होगा और आवाम में से किसी की आदत को, क्या मुल्क चलाने के लिए नवाज शरीफ का बेटा या बेनजीर की का बेटा होना जरूरी है? मुस्तरद करना पड़ेगा ना। आवाम मुस्तरद करेंगे तो होगा ना। देखिए, आवाम तो मजबूर है। अगर आवाम वोट ना दें तो रिगिंग हो जाती है। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि मैं पूरे जिसको कहेंगे मैं वोट के लिए खड़ा कर देता हूँ, उस तमाम लोग अपने हक के राय दही इस्तेमाल करने के लिए आ चुके हैं। लेकिन अगर शाम को 6 बजे के बाद रिजल्ट चेंज हो जाता है तो इसमें आवाम के क्या कसूर? यही तो बात मैं आपसे भी कह रही हूँ ना। मतलब मैं भी तो आपसे यही बात कह रही हूँ कि वो करने वाले भी वही, होने वाले भी वही। तो फिर इस तरह तो मतलब ये तो एक क्या कहना चाहिए कि एक मोनोपोली है जी, हमने ये करना है, ये आना है, यही आना है, रिजल्ट कुछ भी हो। अच्छा, आप ये देखिए कि ये इस निगरान सेटअप के अंदर इसहाक डार साहब लीडर ऑफ द हाउस है उसके सेनेट के जी। लेकिन ये होता है तब कि जब आपकी किसी की गवर्नमेंट हो तो वो शख्स उसका तयन करता है कि इसको लेकर आना है। कोई ये पूछे कि उसने चेयरमैन जो सेनेट का चेयरमैन है उससे पूछा कि अपोजिशन को एतमाद में लिया, ये एक धांधली की तरफ एक बड़ा इशारा है कि आपने इतने बड़े ओहदे पर एक सियासी जमात का बंदा बिठा दिया। आप पीपल्स पार्टी का भी ले सकते थे, आप ANP का भी ले सकते थे, आप MQM में से भी किसी को ले सकते हैं, उनके नुमाइंदे भी मौजूद है। लेकिन नून लीग का ही क्यों लिया आपने? तो ये नहीं होना चाहिए कि एक आदमी जो अदालतों का मतलूब हो उसके लिए पूरी की पूरी अदालत जाके एयरपोर्ट पर खड़ी हो जाती है। तो हमें इन चीजों से निकलना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारी चीजें कही कि हमें इन चीजों से निकलना पड़ेगा। बहरहाल आज की जो तशरीफ आवरी थी उसमें हमने सिर्फ मार्च में बात की थी। सियासी हवाले से हम जरूर एक और बैठक रखेंगे 2023 के हवाले से। 2024 में सियासत में क्या उतार चढ़ाव होगा। इमरान साहब आपका बेहद शुक्रिया और आसिफ शेख जावेद साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। दोनों की तशरीफ आवरी का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, मसला ये नहीं है कि हमने क्या खोया क्या पाया, मसला है कि जो गलतियां हमसे हुई हैं उन गलतियों से हमने अपने मुल्क के लिए तरक्की के लिए कौन सा रास्ता अपनाना है। बहरहाल प्रोग्राम का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। कल भी आप देखिएगा हमारा प्रोग्राम, लेकिन आज के लिए हमें आप दीजिए इजाजत। न्यूज़ कैफे देखते रहिएगा आप। अब तक की जानिब से, मेरी जानिब से, हम सब की जानिब से आपको साल नौ की मुबारकबाद। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।